ये कहानी है पीर पैती गांव की। वहाँ हर साल रक्षाबंधन पर बहुत बड़ा मेला लगता था। गांव के उस मेले में काफी चहल पहल थी। किसी ने खिलौनों की दुकान सजा रखी थी तो किसी ने बर्तनों की। कोई झूले पर झूल रहा था तो कोई बैलून फोड़ रहा था, कोई जलेबियां बेच रहा था तो कोई गोलगप्पे और चाट पकौड़े। आइए आइए आइए, 10 के 4 गोलगप्पे, खाइए खाइए खाइए। वैसे मेले में तो हर जगह भीड़ थी, लेकिन मेले के एक कोने में भारी भीड़ थी। वहाँ पर एक बहुत बड़ा शो दिखाया जाने वाला था। हजारों लोगों ने टिकट खरीद रखे थे और सैकड़ों लोग और भी थे जो टिकट काउंटर पर टिकट की आस में लगे हुए थे। अरे भैया, धक्का क्यों मार रहे हो? धीरे धीरे लाइन में आओ। अरे धीरे धीरे के चक्कर में रहोगे तो सारी टिकटें बिक जाएंगी। अरे बिक गई तो दूसरे शो की टिकटें ले लूंगा। अरे भाई, इस खेल का केवल एक ही शो होगा और वो भी आज। तुम्हें पता नहीं है क्या? वो शो बहुत ही हैरतअंगेज होने वाला था। पहली बार मेले में ऐसा शो आया था जिसे हर कोई देखना चाहता था। टिकट काउंटर पर बैठा आदमी माइक से बार बार अनाउंसमेंट भी कर रहा था। अरे आओ आओ, बहने आओ, भाई आओ, चाचा आओ, चाची आओ, देर मत लगाना, क्योंकि देर की तो पड़ेगा पछताना। पहली बार रक्षाबंधन के इस मेले में वो खेल आया है जिसको देखा आप दांतों तले उंगलियां दबा लोगे, सांसें थम जाएगी आपकी और दिल की धड़कनें कई गुना बढ़ जाएंगी। तो देर मत करना, जल्दी से टिकट कटाना। रात के 9 बजे वो शो शुरू होने वाला था। उस शो में 3 सगी बहनें गुंजा, मीना और दीपा एक भयानक करतब दिखाने वाली थी। वो तीनों बच्चियां अपने शरीर में आग लगाकर 1000 फीट की ऊंचाई से नीचे पानी में कूदने वाली थी। क्या कहा? अपने शरीर में आग लगाकर वो बच्चियां नीचे कूदने वाली हैं? हाँ भाई, ऐसे स्टंट तो लड़के करते हैं, लेकिन इस बार लड़कियां कर रही है। बाप रे, इसमें तो जान का बहुत खतरा है। लेकिन आखिर ऐसी क्या मजबूरी है उन बच्चियों की कि वे अपनी जान जोखिम में डाल रही हैं? गुंजा, मीना और दीपा के पिता का नाम था मनोहर लाल। तीनों बच्चियों की मां की मृत्यु उस समय हो गई थी जब उन तीनों की उम्र 10 साल से भी कम थी। मनोहर लाल अपनी बच्चियों से बहुत प्यार करता था। उन्हें माँ और पिता दोनों की खुशी देने का प्रयास करता और इस खुशी के लिए वो हर दिन अपनी जान जोखिम में डालता। बाबा, आप कोई और काम क्यों नहीं करते? इसमें कितना खतरा होता है। हाँ बाबा, हम तीनों बहनों को बहुत डर लगता है जब आप काम पर जाते हैं। अरे मेरी बच्चियों, जब जो होना है वो तो होगा ही, और खतरा किस काम में नहीं है। मौत तो कभी भी कैसे भी हो सकती है। तेरी माँ कौन सा खतरा उठाती थी, लेकिन वो बेचारी भी चली गई ना हम लोगों को छोड़कर। बाबा, माँ को तो बीमारी थी, लेकिन आप तो जानबूझकर खतरा उठाते हैं। अरे मुझे कुछ नहीं होगा मेरी बच्चियों, तुम लोगों का प्यार मेरे साथ जो है। मनोहर लाल मेले में मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाता था। कई साल हो गए थे उसे ये काम करते थे। उसके शो को देखने के लिए लोगों की खूब भीड़ लगती। उसके खेल को देखकर सभी दांतों तले उंगली दबा लेते। अरे बाप रे, ये तो चलती बाइक पर खड़ा हो गया। अद्भुत है भाई, ये तो अद्भुत है। मेरे तो पूरे पैसे वसूल हो गए भाई। मैं तो अगला शो भी देखने वाला हूँ। गजब का बंदा है ये तो, और कितना बहादुर भी है। कितना कंट्रोल है भाई इसका अपनी बाइक पर। लेकिन शायद उस दिन कुछ तो ऐसा हुआ कि मनोहर लाल का सालों का अनुभव मौत से मात खा गया। लोग जब दांतों तले उंगली दबाए उसका खेल देख रहे थे, तभी पता नहीं कैसे बाइक का ब्रेक फेल हो गया और फिर पल में ही सब खत्म हो गया। मनोहर लाल की मौत के कुएं में खेल दिखाने के क्रम में हो गई। उसकी बेटियों को जब ये पता लगा तो सभी भागी भागी वहाँ आई। बाबा बाबा, अरे कितना मना करती थी मैं इनको कि मत करिए ये काम, लेकिन ये नहीं माने। अरे बाबा उठो ना बाबा। बाबा बाबा, हमें अनाथ करके चले गए आप। अब हम किसके सहारे रहेंगे बाबा, किसके सहारे? मनोहर लाल का लहूलुहान मृत शरीर अपनी बच्चियों के आंसू से भीग गया था। लेकिन एक यही काम तो अपने कर सकते हैं जब कोई अपना इस दुनिया से परलोक में चला जाता है। गुंजा, मीना और दीपा की पूरी दुनिया उजड़ गई थी। मनोहर लाल की मौत के बाद उन तीनों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी रोटी की। दीदी, अब हमारा घर कैसे चलेगा? हमें कोई न कोई काम तो करना ही होगा। उनका सोचना गलत तो नहीं था। भूखे पेट इंसान का जीना तो असंभव है ना, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर जिंदगी एक दरवाजा बंद करती है तो कई दरवाजे खोल भी देती है। और उन तीनों के लिए वो दरवाजा खुला विवेक के रूप में। विवेक उन्हें कृष्ण भगवान के मंदिर के बाहर मिला था, जहाँ वो तीनों बहनें पिता की मौत के बाद से भीख मांगा करती थी। भैया, भगवान के नाम पर हमारी खाली झोली में कुछ डाल दो। भैया, हम तीनों बहनों ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। तभी उनकी सबसे छोटी बहन दीपा भी जोर जोर से रोने लगी और उसने रोते हुए कहा,
भैया सिर्फ एक बिस्किट खिला दो न भैया। उन तीनों बहनों की हालत देखकर विवेक ने सबसे पहले उन्हें भरपेट खाना खिलाया और फिर उनसे कहा, अरे तुम तीनों ने भैया बोला है ना मुझे, अब भाई के रहते हुए उसकी बहनें भीख मांगे, ये अच्छा तो नहीं लगेगा ना। तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। विवेक खुद अनाथ था और वो अनाथ का दर्द अच्छे से समझता था। अनाथ आश्रम में रहकर ही उसने पढ़ाई की थी और आज वो एक सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी करता था। वो उन तीनों बहनों को घर ले आया और वो न सिर्फ उनकी सारी जरूरतें एक सगे भाई की तरह पूरी करता, बल्कि उसी सरकारी स्कूल में उनका एडमिशन भी करवा दिया जहाँ वो पढ़ाता था। वो तीनों बहनें उसका शुक्रिया अदा करते नहीं थकते थे। भैया आप हमारे लिए भगवान की तरह है, आप नहीं होते तो हमारा क्या होता, आपकी मदद के बिना तो क्या पता हम अभी भी शायद भूखे प्यासे ही कहीं भटक रहे होते। देख अब तुम तीनों को पढ़ना है, खूब पढ़ना है, हाँ, तभी तो कल को तुम लोग भी किसी जरूरतमंद की मदद कर पाओगे। उन चारों का जीवन ठीक से गुजर रहा था, लेकिन अभी उनके जीवन में एक तूफान आना बाकी था। रक्षाबंधन के 3-4 दिन पहले की बात है। तीनों बहनें स्कूल में थीं। स्कूल में पीरियड चल रहा था। विवेक ऑफिस में बेहोश होकर गिर गया था। एक बच्चा भागता हुआ गुंजा के पास आता है। अरे तुम्हारे भैया यानी विवेक सर ऑफिस में अचानक गिर गए हैं और वो बेहोश हो गए हैं। शिक्षकों की मदद से विवेक को अस्पताल पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसका चेकअप किया और चेकअप के बाद जो बात उसने तीनों बहनों को बताई, उसे सुनकर वो रोने लगी। देखिए आपके भाई को ब्रेन ट्यूमर है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और वो भी जल्द से जल्द, लेकिन इसमें 5 लाख रुपए लगेंगे। इतनी बड़ी रकम वो तीनों बहनें कहाँ से लाती? तीनों बहनों को समझ नहीं आ रहा था कि इतने पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे उनके विवेक भैया का इलाज होगा। दीदी विवेक भैया भी माँ और बाबा की तरह मर जाएंगे क्या? नहीं दीपा, विवेक भैया को कुछ नहीं होगा। एक दिन वो तीनों घर में बैठी इसी बारे में बात कर रही थी। तभी बाहर एक रिक्शे पर एक आदमी अनाउंस करते हुए जा रहा था, आ गया आ गया आ गया, आपके शहर में पहली बार ऐसा शो जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कई जगह तहलका मचाने के बाद ये शो इस बार रक्षाबंधन के मेले में दिखाया जाएगा। इसमें एक आदमी 1000 फीट की ऊंचाई से अपने शरीर में आग लगाकर कूदेगा और जिंदा भी बचेगा। तो देर किस बात की, आइए मेले में और देखिए ये खौफनाक खेल। और हाँ, सबसे स्पेशल बात, अगर आप में है इस खेल को करने की हिम्मत तो आप भी आइए। अगर आपने ये खेल सफलतापूर्वक कर दिया तो बदले में मिलेगा 5 लाख रुपए का इनाम। तीनों बहनों ने तय किया कि अपने भैया की खातिर वो ये खौफनाक खेल में हिस्सा लेंगे। वहाँ जाकर उन बहनों ने शो वालों को बताया तो वे उन पर हंसने लगे। अरे तुम लोग पागल वागल तो नहीं हो गए, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, मर जाओगे। लेकिन वे जिद पर अड़ी रहीं। आखिर उन बच्चियों में भी अपने पिता का खून था जो हर दिन मौत को मात दिया करता था। बहरहाल शो शुरू हुआ। सारे लोग सांसें थामे उस शो को देखने के लिए तैयार खड़े थे। तीनों बहनों ने एक दूसरे को देखा और कहा, हमें भैया को बचाना है किसी भी कीमत पर। उसके बाद उन तीनों ने अपने कपड़ों में आग लगाई और 1000 फीट की ऊंचाई से नीचे पानी में कूद गई। थोड़ी देर सब कुछ थम सा गया। तीनों बहनें पानी में गिरी तो जरूर, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। अरे लगता है वो तीनों की तीनों ही मर गयी। लेकिन अचानक पानी में हलचल हुई और तीनों बहनें सही सलामत पानी से बाहर आईं। सभी लोग उनकी बहादुरी की तारीफ कर रहे थे। अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इन बच्चियों ने ये कारनामा कर दिखाया। बहुत साहसी है ये। इनाम में मिली रकम से उन तीनों बहनों ने विवेक का इलाज करवाया। वो पूरी तरह ठीक हो गया। विवेक को जब ये पता लगा कि उसकी बहनों ने अपनी जान की बाजी लगाकर उसकी जान बचाई है, तो वो फूट फूट कर रोने लगा और उसने कहा कि कहने को तो मैं तुम्हारा भाई हूँ, लेकिन सही मायने में इस रक्षाबंधन पर तुम तीनों मेरे लिए भाई बनी और मेरी जान बचाई। तीनों बहनों ने अस्पताल में ही उसे राखी बांधी। दोस्तों, भाई बहन का प्यार कुछ ऐसा ही होता है ना। आप भी खुशी से मनाइए ये त्योहार। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दूसरा दिन था जब मनीष और उसकी छोटी बहन गुड़िया ने कुछ भी नहीं खाया था। मनीष 11 साल का है और उसकी बहन गुड़िया 6 साल की। कुछ दिनों पहले इनका जीवन खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन इनकी खुशियों पर तब नजर लग गई जब पिछले दिनों ये अपने माता पिता के साथ बस द्वारा गांव से शहर आ रहे थे। पिताजी, हम दोबारा गांव कब आएंगे? जब तुम बोलो हम आ जाएंगे। मुझे गांव बहुत पसंद है। यहाँ पर कितने सारे आम के पेड़ हैं। पिताजी, अगली बार हम इसे गांव में ही छोड़ देंगे। ये कहकर मनीष खिलखिलाकर हंस पड़ा। गुड़िया उसे घूर कर देखने लगी। बस अपनी पूरी रफ्तार में जा रही थी। तभी पता नहीं कहां से अचानक एक जानवर भागता हुआ सड़क के बीचों बीच आ गया। ड्राइवर ने उसको बचाने की कोशिश की,
लेकिन उस कोशिश में बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। बहुत लोग उसमें मारे गए, कुछ लोग घायल भी हुए। मरने वालों में गुड़िया और मनीष के माता पिता भी थे। सौभाग्य से मनीष और गुड़िया को बहुत ही मामूली चोट लगी थी। भैया, माँ पिताजी कहाँ है? वो क्यों नहीं आते हमारे पास? बोलो ना, कहाँ है वो? मुझे चोट लगी है, आपको चोट लगी है, फिर भी वो नहीं आते। पहले तो जरा सी चोट पर वो भागे भागे आते थे, उस पर दवाई लगाते थे। अब तो हमें इतनी बड़ी चोट लगी है। मनीष बेचारा अपनी छोटी बहन की बातों का क्या जवाब देता। वो खामोशी से उसकी बात सुनता और छिप कर रोता। अब उन दोनों का सहारा सिर्फ उसके चाचा चाची ही थे, लेकिन अपने ही चाचा चाची के लिए अब वे दोनों भाई बहन बोझ थे। वे ना तो उन्हें ठीक से खाना देते और ना ही पहनने। पूरा दिन जली कटी बातें अवश्य सुनाते। गुड़िया, अरे ओ गुड़िया, कहाँ मर गई रे? अपनी चाची की आवाज सुनकर छोटी सी गुड़िया, जो लगातार काम करने के बाद रात की बची रोटी खाने के लिए बैठी ही थी, वो भागी भागी आई। चाची, आपने मुझे बुलाया? अरे इस घर में गुड़िया तेरा ही नाम है ना? जी। तो तुझे ही बुलाया होगा ना? बिना मतलब फालतू सवाल करती है। अच्छा ये बता, क्या कर रही थी? जी चाची, अभी खाने बैठी थी। खाना खाना खाना, दिन भर खाना, एक दिन मुझे भी खा जाना तुम। तब तक उन बच्चों के चाचा भी बाहर से आ गए थे। अरे क्या हो गया भाग्यवान, तुम्हारे मुंह से इस तरह फूल क्यों झड़ रहे हैं? आप अपनी टोनबाजी बंद करिए। एक तो इन दोनों मनहूसों को लाकर मेरे सिर पर लाद दिया है और कह रहे हो कि मुंह से फूल क्यों झड़ रहे हैं। अब क्या किया इन्होंने? एक तो इसका भाई, पता नहीं वो दिन भर कहाँ गायब रहता है, और ये उसकी बहन, इसका जन्म तो लगता है जैसे खाने के लिए ही हुआ है। तभी बाहर से मनीष अपने दोनों हाथों में बहुत भारी थैला उठाए हुए आता है। उस थैले में घर का राशन और सब्जियां थी। उसे देखते ही उसके चाचा गुस्से में उससे बोले, अरे कहाँ था तू? तेरी चाची बोलती है तू दिन भर गायब रहता है। नहीं चाचा, मैं तो घर का सामान लाने गया था, चाची ने ही कहा था। उसकी बात सुनकर चाची गुस्से में आ गई और कहा, तो कौन सा एहसान कर दिया घर का सामान लाकर? पूरा दिन तुम दोनों भाई बहन मुफ्त की रोटी तोड़ते हो, मेरी छाती पर मूंग दलते हो। अब इतना तो करना पड़ेगा, और अगर नहीं कर सकते तो दरवाजा खुला है, इसी समय यहाँ से निकल जाओ। अपने चाचा चाची की बात सुनकर मनीष भी अब तंग आ गया था। उसने उन्हें कुछ कहा तो नहीं, लेकिन अपनी बहन का हाथ पकड़ा और उनका घर छोड़ दिया। 2 दिन वो भूखे प्यासे इधर उधर भटकते रहे, लेकिन अब दोनों का सब्र जवाब दे रहा था। दूसरे दिन रात की बात है, वो दोनों फुटपाथ पर लेटे हुए थे, तभी गुड़िया रोने लगी। क्या हुआ गुड़िया, तू क्यों रो रही है? भैया, माँ पापा के पास जाना है। हम उनके पास नहीं जा सकते गुड़िया, तू मुझे बोलना क्या परेशानी है, तू क्यों रो रही है? भैया, मुझे बहुत भूख लगी है और भूख के मारे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे कुछ खाने को ला दो ना। मनीष बेचारा खुद 2 दिन से भूखा था। गुड़िया की जैसी हालत थी, उसकी भी हालत वैसी ही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी छोटी बहन के लिए कहाँ से कुछ खाने के लिए लाए, लेकिन फिर भी उसने उससे कहा, गुड़िया तू थोड़ी देर यहाँ रुक, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। नहीं भैया, मुझे भी आपके साथ आना है, कहीं यहाँ पे माँ पिताजी की तरह मुझे छोड़कर चले गए तो। गुड़िया की बात सुनकर मनीष का गला भर आया। उसने अपने आंसुओं को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वो सब्र का बांध तोड़कर बाहर निकल आए। उसने अपनी बहन को गले लगाते हुए कहा, नहीं गुड़िया, तेरा भाई तुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा, कभी नहीं। उसने अपनी बहन को आश्वस्त किया और उसके लिए कुछ खाना लाने निकल पड़ा, लेकिन जेब में तो उसके फूटी कौड़ी नहीं थी, तो कहाँ से खाना लाता। तभी उसकी नजर एक बच्चे पर गई जो सिग्नल पर भीख मांग रहा था। उसने भी भीख मांगने का सोचा। भगवान के नाम पर कुछ पैसा दे दो, अल्लाह के नाम पर कुछ पैसा दे दो, 1 रुपया 2 रुपया जो मन में है दे दो, मेरी बहन बहुत भूखी है। कुछ लोगों ने मनीष को भगा दिया तो कुछ ने उसके हाथ में 1-2 रुपए पकड़ा दिए। कुछ देर बाद उसके पास 15 रुपए इकट्ठा हो गए। उसने उन पैसों से ब्रेड खरीदा और अपनी बहन के पास आ गया। आपने कितनी देर लगा दी भैया, मैं बहुत परेशान हो गई थी, मुझे तो रोना आ रहा था। उसकी बात सुनकर मनीष ने ब्रेड को उसके हाथ में दिया और उसने खुद अपने दोनों कान पकड़े और उससे कहा, मुझे माफ कर दे, अब मैं कभी भी देर नहीं करूँगा। उसके बाद दोनों भाई बहन ब्रेड खाने लगे। खाते खाते गुड़िया ने मनीष से पूछा, भैया ये ब्रेड आप कहाँ से लाए, आपके पास तो पैसे थे ही नहीं। गुड़िया की बात सुनकर मनीष थोड़ा सकुचाया, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए बोला, वो
एक अंकल से लिए। अंकल तो बहुत ही अच्छे होंगे ना, वो हमें जानते भी नहीं फिर भी हमें ब्रेड दे दिया, और जो हमें जानते थे वो हमें कितना परेशान करते थे। गुड़िया की बात सुनकर मनीष ने फिर से उसे गले लगा लिया। ब्रेड खाकर दोनों भाई बहन वही फुटपाथ पर सो गए। अगले दिन जब दोनों की नींद खुली तो मनीष मन ही मन सोचने लगा, कल तो मैंने गुड़िया से झूठ कह दिया कि ब्रेड अंकल ने दिया, लेकिन आज भूख तो आज भी लगेगी। मैं हर दिन भीख नहीं मांग सकता। अगर गुड़िया को पता लग गया तो नहीं, मुझे कुछ काम करना होगा। माँ जब जिंदा थी तो हमेशा कहा करती थी कि मेहनत की कमाई में बहुत आनंद है। उसके बाद मनीष एक चाय की दुकान पर काम करने लगा। वो पूरी मेहनत से काम करता। दुकान का मालिक उस पर बहुत विश्वास करता था। धीरे धीरे वो मनीष की तनख्वाह बढ़ाता गया। मनीष अब अपनी बहन के साथ एक छोटे से किराए के कमरे में रहने लगा। वो अब खुश थे, लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी घटना उनके जीवन में घटी। रक्षाबंधन से कुछ पहले की बात है। गुड़िया मनीष के लिए बाजार से राखी लाने गई थी। उसे एक राखी पसंद भी आ गई थी। वो उसे खरीद लाई, लेकिन जब वो अपने कमरे में आई तो उसका सिर चकराने लगा। वो बेड पर लेट गई। मनीष जब घर लौटा तो अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? गुड़िया बिस्तर से उठकर बैठी और उससे कुछ कहने ही वाली थी कि वो बेहोश हो गई। मनीष ने उसे लाख उठाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जागी। वो उसे लेकर पास के सरकारी अस्पताल में गया। डॉक्टर ने उसे तुरंत एडमिट कर लिया। इस बीच डॉक्टर ने उसके बहुत सारे टेस्ट किए और जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो तुम्हारी बहन को ब्लड कैंसर है और वो आखिरी स्टेज में है। उसे यहाँ अस्पताल में ही हमारी निगरानी में रहना होगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आगे भगवान की मर्जी। ये सुनकर मनीष के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो फूट फूट कर रोने लगा। भगवान, ये क्या कर दिया आपने? अरे बहन को बचा लीजिए भगवान, उसे बचा लीजिए। मेरा उसके सिवा कोई नहीं है, कोई नहीं है। मनीष दिन भर दुकान पर रहता, फिर शाम को अपनी बहन के पास आ जाता। पूरी रात वो उसी के पास बैठा रहता। इस बीच राखी का त्योहार आ गया। मनीष ने कई लोगों के हाथों में राखी देखी, फिर उसकी नजर अपनी सुनी कलाई पर गई। हर साल गुड़िया इस कलाई में राखी बांधा करती थी, लेकिन इस साल बेचारी अस्पताल में पड़ी है। वो ये सोच ही रहा था कि तभी उसे दूर से गुड़िया आती हुई दिखी। वो बहुत कमजोर लग रही थी। उसके हाथ में राखी थी। वो मनीष के पास आई और कहा, भैया आज रक्षाबंधन है ना, देखो मैं आपके लिए राखी लेकर आई हूँ। अरे मैं तो अस्पताल आने ही वाला था, तू क्यों आई? पता है ना तेरी तबीयत कितनी खराब है। गुड़िया ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने मुस्कुराते हुए उसके हाथों में राखी बांध दी। मनीष ने अपनी जेब से 20 रुपए का नोट निकालकर उसके हाथ में रख दिया। भैया इसे आप रख लो, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर वो जाने लगी तो मनीष ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, गुड़िया तू अकेले कहाँ जा रही है? चल मैं तुझे अस्पताल लेकर चलता हूँ। ये कहकर मनीष गुड़िया को लेकर अस्पताल पहुँचा। जब वो उसके बेड के पास पहुँचा तो उसने देखा कि गुड़िया के बेड पर एक बॉडी रखी हुई है और उसका चेहरा सफेद कपड़ों से ढका हुआ है। अरे ये तो तुम्हारा बेड है ना गुड़िया? वो ये सोच ही रहा था कि तभी डॉक्टर उसके पास आया और कहा, आई एम सॉरी, तुम्हारी बहन कल रात को ही गुजर गई। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बहन तो ये रही। डॉक्टर की बात सुनकर मनीष ने अपने बगल में खड़ी गुड़िया को देखा, लेकिन वो तो वहाँ थी ही नहीं। वो उसका नाम लेकर बुलाने लगा। फिर उसने बिस्तर पर पड़ी लाश के चेहरे से कपड़ा हटाया। वो गुड़िया ही थी। वो उसको पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। गुड़िया अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। वो मरकर भी उसे राखी बांधने आई और बहन और भाई के प्यार को अमर कर दी। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें